चलिए अब शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट में दो प्रकार से होता है, दो चीज़ों का होता है। एक तो फूड का होता है, जो पत्तियों में बनता है फूड और जड़ों तक जाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे ही मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जाइलम के माध्यम से होता है और मिनरल वाटर जड़ों से, रूट से लीव्स तक जाते हैं। ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के माध्यम से होता है। फ्लोएम और जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि फ्लोएम जाइलम में जो टिश्यू बना, जाइलम टिश्यू जो होता है ये चार चीजों, चार टिश्यू से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसिल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये लिविंग होते हैं, बाकी सारे तीनों ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स ये तीनों डेड होते हैं, डेड टिश्यू के बने हुए होते हैं। जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स ये दोनों क्या हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। इन्हें जाइलरी एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन्हें ट्रैकिली ट्रैकी ट्रैकी ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनका इम्पोर्टेंट नाम क्या है, हाइड्रोम, हाइड्रोम भी कहते हैं क्योंकि ये वाटर का कंडक्शन करते हैं। वाटर का कंडक्शन इसलिए इसका नाम हाइड्रोम होता है। वाटर और मिनरल्स का ये कंडक्शन करते हैं। दूसरा आता है फ्लोएम। फ्लोएम चार टिश्यू से मिलकर बना होता है, जैसे सीव ट्यूब सेल्स से, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स, इन सब से मिलकर बना होता है फ्लोएम। जिसमें फाइबर्स जो होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स ये डेड होते हैं और बाकी सभी लिविंग होते हैं। अगर बात करते हैं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की, तो इसमें सीव ट्यूब सेल्स के स्थान पर सीव सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स के स्थान पर एल्बुमिनस सेल्स होती हैं। ठीक है। और ये दोनों लिविंग होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स लिविंग होती हैं। इन दोनों को मिलाकर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर हम फिलोम में इनको लेप्टोम कहते हैं। इनका लेप्टोम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में डिस्टेंट ट्रांसपोर्ट के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो थोड़ी दूरी पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि लंबी दूरी तक इसको ज्यादा दूर तक इसको किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आता है सेल के भीतर ही ट्रांसपोर्ट करना हो, विद इन सेल बायोसाइक्लोसिस विधि द्वारा होता है। सेल टू सेल, सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी चीज को। आउटसाइड और इनसाइड सेल, सेल के बाहर, बाहर से अंदर की तरफ लाना, ट्रांसपोर्ट करना, या सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, ये भी हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन विधि द्वारा होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन विधि द्वारा ये संपन्न होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होते हैं ये एरियल, रूट से एरियल पार्ट की तरफ होते हैं या लीफ से रूट की तरफ होते हैं। तो रूट से एरियल पार्ट की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और जाइलम के द्वारा ये संपन्न होता है। जबकि लीफ से रूट की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और बाया फ्लोएम द्वारा होता है। ये दोनों ही क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट पर काम करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट पर काम करते हैं और इनमें अधिक मात्रा में बल्क के रूप में, मास के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसी चीज का बल्क में या मास में ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट
एक्टिव और पैसिव के आधार पर एटीपी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एक्टिव है, इसका मतलब इसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जाहिर है जब एनर्जी लग रही है तो फिर इसमें अधिक कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसमें मूवमेंट होता है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होता है, इसलिए इसे अपहिल ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एटीपी का यूज होता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अक्रॉस या अलोंग ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसमें एटीपी का कोई यूज नहीं होता है। यहाँ तक समझ लीजिए कि ना तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हायर टू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन और पैसिव में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, अक्रॉस होता है। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट को डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं होता है। आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें एटीपी की यूज होता है, तो एटीपी यूज कहाँ पर होता है, पंप द्वारा यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप की आवश्यकता होती है। ये पंप जो हो कैरियर प्रोटीन भी हो सकती है और मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी हो सकती है। इट इज ए स्पेसिफिक सेलेक्टिव, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, सेलेक्टिव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है स्पेसिफिक, और यह सेलेक्टिव होता है। मतलब मतलब कहने का ये है कि ये कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स को या चीजों को ही ये इसका ट्रांसपोर्ट कर किया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च होती है। तो एनर्जी खर्च बिला वजह नहीं होती है, बल्कि किसी इंपॉर्टेंट चीजों को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस पे एनर्जी का या एटीपी का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक या सेलेक्टिव प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसमें सेंसिटिव टू फॉर इनहिबिटर, और ये इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव होते हैं। इनहिबिटर मतलब जैसे कि कोई इनहिबिटर है जिसके द्वारा ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इनहिबिटर का यूज करेंगे हम तो इसकी प्रोसेस को हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनहिबिटर क्या कर सकते हैं, इसकी इस प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए ये हम कहेंगे कि ये बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर के प्रति। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे कि ये सेल बनाई है और इस सेल में तो मेम्ब्रेन में मध्य में ये यहाँ पर पंप मौजूद है। इस पंप में से सोडियम पोटेशियम पंप मौजूद है। इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत अधिक होती है और सेल के भीतर कम होती है। तो सोडियम सेल से बाहर की तरफ ले जाना है तो इसमें एटीपी खर्च होता है। ऐसे ही ईसीएफ में पोटेशियम अधिक होता है और साइटोसोल के अंदर पोटेशियम कम होता है। यहाँ पे दो पोटेशियम आयन ईसीएफ से आईसीएफ या साइटोसोल में ले जाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप हायर कंसंट्रेशन से, सॉरी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन, जो सॉरी उल्टा हो गया, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले आया जाता है। मतलब लो कहाँ पे होता है, साइटोसोल में सोडियम लो है, यहाँ से सोडियम को निकालकर हाई कंसंट्रेशन ईसीएफ में की तरफ ले जाया जाएगा। और लो कहाँ पर है, ईसीएफ में पोटेशियम आयन लो है और इसे साइटोसोल के अंदर भीतर ले जाया जाएगा। तो कैसे तीन सोडियम आयन का एक्सपोर्ट होता है और दो सोडियम पोटेशियम आयन का इंपोर्ट होता है, और यहाँ पर एटीपी का यूज होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रकार का पंप है। इसमें एटीपी का यूज होता है और सोडियम आयन को एक्सपोर्ट किया जाता है। तीन सोडियम आयन का एक्सपोर्ट किया जाता है एक बार में, उसी समय सेम दो पोटेशियम आयन का इंपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। और इनकी जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है, मतलब डाउनहिल प्रोसेस है।
इसमें ऑस्मोसिस आता है और डिफ्यूजन आता है। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? ऑस्मोसिस आता है और डिफ्यूजन आता है। ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आता है। मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और लिक्विड, इसमें ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट या लिक्विड का, वाटर का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और सभी ऑस्मोसिस जो होती हैं वो डिफ्यूजन ही होती हैं। सभी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से ही होती हैं, मतलब डिफ्यूजन ही होती हैं, लेकिन सभी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं होती हैं। ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर का जो डिफ्यूजन है वो भी एक प्रकार का ऑस्मोसिस होता है। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। ठीक है, डिफ्यूजन तो बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के भी हो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही हो पाती है। और चौथी बात यह है कि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, लेकिन लिविंग सिस्टम जो होता है उसमें ही कंडक्ट होता है। डिपेंड अपॉन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में ही ये होता है। डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं अब। डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन, हायर टू लो कंसंट्रेशन, हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का, आयन का, मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन में। ठीक है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता होती है, नो नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम ही हो, तो लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो डू नॉट डिपेंड अपॉन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डिफ्यूजन जो है इसका प्रकार देख लेते हैं डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन कितने प्रकार का होगा? डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में देख लीजिए क्या क्या आएगा।
सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की कोई आवश्यकता कैरियर प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो नो नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन। सही है, कैरियर प्रोटीन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब आगे देखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं डिसॉल्व भी आते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसका एक्रॉस द मेम्ब्रेन, और एक्रॉस द मेम्ब्रेन इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो सिंपलीफाई सिंपल मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स सिंपली डिसॉल्व इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट across membrane। ट्रांसपोर्ट across membrane। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक का। आगे देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन मोल, इसमें क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें डिफ्यूजन होता है, क्योंकि लिपिड की बनी होती है ना, लिपिड बाई मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए लिपिड का ही का जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का इसमें आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो या फिर लिपोप्रोटीन, लिपोफिलिक लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड की बनी हो, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स अकर्स बाया डिफ्यूजन, बाया सिंपल डिफ्यूजन द्वारा लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? इसमें क्या नीड होती है, कैरियर प्रोटीन की नीड होती है इसमें, नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की नीड होती है जो कैरी करती है मॉलिक्यूल्स को एक बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ फॉर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और इसमें ट्रांसपोर्ट किसका होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स जो होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, इसलिए क्या है कि वो आसान अपने आप तो नहीं जा सकते, उसके लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पोलर मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। वाटर में डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूशन, वाटर
सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, वाटर में सॉल्युबल होने वाले मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं लिपोफोबिक, लिपोफोबिक मॉलिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं प्रोटीनेशियस, प्रोटेनी प्रो, प्रोटीनियसिस प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स की, लिपोफोबिक मॉलिक्यूल्स की, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर, या पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मान लीजिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बन रही है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बन रही है। बीच में क्या आ जाता है, बीच बीच में प्रोटीन आ जाती है, इंट्रीगल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है इसमें, और ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं बाहर की तरफ, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। लिपिड बाइलेयर हम बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। बाहर की तरफ ईसीएफ है, ईसीएफ, और अंदर की तरफ आईसीएफ है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई ए मॉलिक्यूल्स है, कोई ए मॉलिक्यूल्स इसमें से होता हुआ, आसानी से होता हुआ यहाँ पर आ जाता है। अब ए मॉलिक्यूल इधर की तरफ आ रहा है, आसानी से होता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल डिफ्यूजन है, आसानी से हो गया इसमें। एक ईसीएफ से आईसीएफ में आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटर सेलुलर फ्लूइड की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, ये है सिंपल डिफ्यूजन। कैसा है ये, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो ये मॉलिक्यूल ए कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, या हम कह सकते हैं लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक ऐसा है हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है जो लिपिड में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चला जाता है। दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, देख लेते हैं अब। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखेंगे कि इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मान लीजिए ये बी मॉलिक्यूल्स है, जो कैसा है हाइड्रोफिलिक, या प्रोटीनेशियस, या लिपोफोबिक, या पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये क्या काम करेगा, ये हाइड्रो, ये लिपोफोबिक है, मतलब ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में ये सॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। तो इसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जब ये इसके अंदर जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाएगा, तब इसके चारों तरफ, बी के चारों तरफ प्रोटीन घेर घेर लेगी, कैरियर प्रोटीन इसको चारों तरफ से घेर लेगी, जिससे कि ये सुरक्षित हो जाए, और ये वाटर, क्योंकि ये लिपोफोबिक है ना, इसलिए इसको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा, और फिर इसे अंदर की तरफ छोड़ जाएगी। ये
जो कैरियर प्रोटीन है ये तो इसमें ही रह जाएगी, और बी जो मॉलिक्यूल है इसको ये दूसरी साइड में या करियर बाय करियर प्रोटीन द्वारा ये आईसीएफ में आ जाएगा। तो ईसीएफ से आईसीएफ में जब आएगा तब ये बी मॉलिक्यूल्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से आएगा, चैनल में से होकर आएगा, या फिर ये करियर प्रोटीन इसको चारों तरफ से घेर लेगी और घेर कर ये क्या काम करेगी कि इसको ईसीएफ से आईसीएफ में जाकर ले जाकर छोड़ देगी और करियर प्रोटीन फिर फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है पोरिन प्रोटीन। फ्लोरीन प्रोटीन में क्या होता है कि ये एक पोरिन प्रोटीन है, मतलब करियर प्रोटीन है जो आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पर, क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पर, और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर। ये आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड के आउटर मेम्ब्रेन पर जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इनके आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी ये पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या है, एक करियर कैरियर प्रोटीन है प्रेजेंट इन outer membrane of plastid mitochondria plastid gram negative बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में की आउटर मेम्ब्रेन पर ये पाई जाती है और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में हेल्प करती है। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन एक्वापोरिन ये क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसमें जो वाटर चैनल होता है एक्वापोरिन का, जो वाटर चैनल है, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 सब यूनिट, 8 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है ऑफ एक्वापोरिन। तो जो वाटर चैनल होता है एक्वापोरिन के 8 सब यूनिट से मिलकर वाटर चैनल बनता है। एक वाटर चैनल बनाने में कितना यूज होता है, 8 सब यूनिट्स का यूज होता है जो एक एक्वापोरिन को बनाता है। और ये 8 सब यूनिट जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं।
8 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट्स होते हैं जो एक्वापोरिन को बनाते हैं, एक एक्वापोरिन को बनाते हैं और वाटर चैनल को बनाते हैं, जिसके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है। और ये हमें एक्वापोरिन कहाँ पर देखने को मिले थे? ये किडनी में कलेक्टिंग डक्ट के पास, कलेक्टिंग डक्ट में हमें देखने को मिले थे। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट में देखने को मिले थे। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं इसे, कल को इसमें नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहीं खत्म कर दें इसे, आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे का बहुत है।